बार की बात है। लक्ष्मण की नई नई शादी हुई थी। पत्नी का नाम था रानी। रानी बहुत खूबसूरत थी। लक्ष्मण के पास खुद की कोई खेती नहीं थी। वो उस गांव के जमींदार बलवंत राय के यहाँ काम पर जाया करता था। एक दिन लक्ष्मण के लिए खाना लेकर रानी खेत जाती है। अरे रानी, तुम क्यों आ गई? मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। आप घर आए ही नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही खाना लेकर आपके पास चले आती हूँ। वैसे भी घर बैठे बैठे मैं भी तंग आ चुकी हूँ। मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है। इसी बहाने मैंने सोचा मैं भी बाहर टहल लूंगी। दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी बलवंत राय की नजर रानी पर पड़ती है। वह उस देखता ही रह जाता है। मन ही मन सोचता है, इस लक्ष्मण की पत्नी तो बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, तो इसलिए लक्ष्मण ने इतने दिनों तक अपनी पत्नी को घर में छुपा कर रखा था। कोई नहीं, आखिर आज यह मेरे सामने आ ही गई। इतनी खूबसूरत औरत तो हमारे पूरे गांव में नहीं है। वाकई में लक्ष्मण बहुत अच्छी किस्मत लेकर आया है। लेकिन ऐसे देखा जाए तो इस लक्ष्मण के नसीब में ये नहीं होनी चाहिए। ये तो मेरे जैसे के नसीब में होनी चाहिए, क्योंकि इस लक्ष्मण की औकात नहीं है कि इतनी सुंदर पत्नी इसको मिल सके। इसकी जगह लक्ष्मण के घर नहीं, मेरे घर में है। कुछ ना कुछ जुगाड़ करना होगा। अरे लक्ष्मण, जरा यहां तो आना। जी मालिक, आपने बुलाया? अच्छा, तो ये तुम्हारी पत्नी है? तुमने तुम्हारी पत्नी से मिलवाया नहीं? हाँ मालिक, माफ करना, मैं तो भूल ही गया। इसका नाम रानी है। आज काम थोड़ा ज्यादा था तो घर जा नहीं पाया, इसलिए ये खेत चली आई। अच्छा, वैसे इसे थोड़ा घुमा फिरा दिया करो। घर बैठे बैठे बेचारी तंग आ चुकी होगी। इसे थोड़ा बाहर का माहौल भी तो देखने दो। सबसे घुल मिलकर रहेगी तो अच्छा रहेगा। इसे हमारे बारे में तो पता है ना। नहीं मालिक, यह आपको पहली बार देख रही है। रानी, यह हमारे मालिक है। यह सारा खेत इनका है। हमारे गांव के सबसे रईस आदमी है। हमारा घर इनके भरोसे ही चलता है। जी नमस्ते, आपसे मिलकर अच्छा लगा। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ना होते तो पता नहीं घर का गुजारा कैसे हो पाता। अरे नहीं रानी, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। वैसे हम तो तुम्हारे अपने ही हैं, है ना लक्ष्मण? जी मालिक, आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा रानी, तुम जाओ, मैं खाना खा लूंगा। रानी वहां से चली जाती है। बलवंत राय उसे देखता ही रह जाता है। थोड़े दिन बीत जाते हैं। बलवंत राय लक्ष्मण से कहता है, अरे लक्ष्मण, कल हमारा जन्मदिन है। उसके लिए हमने दावत रखी है। तुम अपनी पत्नी को लेकर जरूर आना। जी मालिक, जरूर। आपने बुलाया, ये तो मेरा सौभाग्य है। मैं जरूर आऊंगा। लक्ष्मण, तुम इतने सालों से मेरे यहाँ काम कर रहे हो। तुम मेरे अपनों की तरह हो। तुम्हें तो बुलाना बनता है। और हाँ, रानी को जरूर लेकर आना। इसी बहाने वह हमारा घर भी देख लेगी। जी मालिक, जरूर। दूसरे दिन लक्ष्मण रानी को लेकर बलवंत राय के घर जाता है। बलवंत राय का घर देखकर रानी दंग रह जाती है। इतना बड़ा घर! काश हमारे पास इतना बड़ा घर रहता। ये कितना आलीशान है। यहाँ रहने में कितना मजा आएगा। सचमुच इनके सेठ की तो बात ही अलग है। अरे आओ लक्ष्मण, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे अभी पता चला। दरअसल खेत में पानी का पाइप टूट चुका है। सारा पानी नीचे बह रहा है। तुम्हें अभी के अभी वो काम करना है, वरना बहुत पानी बर्बाद हो जाएगा। जी मालिक, मैं अभी खेत जाता हूँ। रानी, तुम घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। अरे नहीं लक्ष्मण, रानी को क्यों घर भेज रहे हो? उसे यहाँ थोड़ी देर रहने दो। हमारा जन्मदिन है, हमने दावत रखी है। बिना खाना खाए मैं नहीं जाने दूंगा। तुम खेत का काम देखकर आ जाओ, उसके बाद तुम भी खाना खाकर ही जाना। तब तक रानी को यही रहने दो और इसकी चिंता मत करो। हम हैं ना, हम तो तुम्हारे अपने ही हैं। तुम निश्चिंत होकर जाओ। अगर तुम्हें देरी भी हो गई तो मैं रानी को घर भिजवा दूंगा।
जी ठीक है मालिक, मैं अभी खेत जाकर आता हूँ। बलवंत राय बहाने से लक्ष्मण को वहां से भेज देता है और रानी से कहता है, और बताओ रानी, तुम्हें हमारा घर कैसा लगा? बहुत ही अच्छा है सेठ जी। इतना बड़ा घर तो मैंने कभी नहीं देखा। सचमुच सब कुछ बहुत बढ़िया है। वैसे रानी, बुरा मत मानना, लेकिन तुम ये कैसी साधारण सी साड़ी पहनकर आई हो? अरे हमारा जन्मदिन है, इतनी बड़ी दावत है, कुछ अच्छा पहन के आती। माफ करना सेठ जी, लेकिन मेरे पास यही कपड़े थे। दरअसल मेरे पास इतनी अच्छी साड़ियाँ नहीं हैं। अरे मुझे कह देती तो मैं तुम्हारे लिए एक क्या 10 साड़ी भिजवा देता। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। वैसे रानी, तुम पर यह साधारण सी साड़ी अच्छी नहीं दिखती। तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें तो कोई अच्छी सी जरी वाली साड़ी पहननी चाहिए जी, जो तुम्हारे लायक हो। क्या हमारा ऐसा नसीब कहाँ कि हमें इतनी महंगी साड़ियाँ पहनने को मिले। हम तो जैसे तैसे अपना घर चलाकर गुजारा करते हैं। वैसे रानी, तुमने इस लक्ष्मण में ऐसा क्या देखा जो इससे शादी कर ली? तुम्हें तो बहुत अच्छा लड़का मिल सकता था, क्योंकि तुम्हें कोई कमी नहीं है। तुम वाकई में बहुत अच्छी हो। जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन यह मेरा नहीं, मेरे चाचा का फैसला था। दरअसल मेरे माँ बाप नहीं हैं। मैं बचपन से मेरे चाचा के यहाँ रह रही थी। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह किसी अच्छे और बड़े घर में मेरा रिश्ता तय कर सके। सच कहूँ तो मेरा भी यही सपना था कि मेरी शादी किसी बड़े से घर में हो, मेरे पास सब कुछ हो। लेकिन रानी, लक्ष्मण तुम्हें कभी कुछ नहीं दे पाएगा। तुम्हारी सारी जिंदगी गरीबी में ही बीत जाएगी। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं सेठ जी? शायद मेरा नसीब भी ऐसा है। दोनों की शादी में सेम फोटोग्राफर था, सेम एल्बम बनाई, पर आज उसकी एल्बम में गोवा की फोटोज है और मेरी एल्बम में सिर्फ शादी की पुरानी फोटोज। क्यों? सिर्फ हस्बैंड की सैलरी का फर्क। मेरा नाम पूजा है, सूरत से। मेरी और मेरी बेस्ट फ्रेंड मीरा की शादी 2022 में। मीरा की शादी एक बलवंत राय मन ही मन सोचता है, इसकी बातों से तो ये लग रहा है इसको फंसाना बाएं हाथ का खेल है। शायद ये भी यही चाहती है। वैसे रानी, नसीब बदल भी जा सकता है। जी सेठ जी, मैं कुछ समझी नहीं। कोई बात नहीं, धीरे सब समझ जाओगी। तुम एक काम करो, मेरे कमरे में जाओ। वहाँ मेरी पत्नी की बहुत अच्छी साड़ियाँ हैं। तुम्हें जो भी साड़ी पसंद आए तुम उसे पहन लो, क्योंकि तुम्हारी यह साधारण सी साड़ी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। लेकिन सेठ जी, मैं आपकी पत्नी की साड़ी कैसे पहन सकती हूँ? रानी, मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं है। उसे गुजरे हुए तो 5 साल हो गए। उसके कपड़े और गहने ऐसे ही पड़े हैं, जिन्हें कोई पहनने वाला नहीं। उसके जाने के बाद मैंने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि मुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं आई। रानी, मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं है। उसे गुजरे हुए तो 5 साल हो गए। उसके कपड़े और गहने ऐसे ही पड़े हैं, जिन्हें कोई पहनने वाला नहीं। उसके जाने के बाद मैंने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि मुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं आई। रानी, मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं है। उसे गुजरे हुए तो 5 साल हो गए। उसके कपड़े और गहने ऐसे ही पड़े हैं, जिन्हें कोई पहनने वाला नहीं। उसके जाने के बाद मैंने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि मुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं आई जिससे मैं शादी कर सकूं। नहीं तो मैं जिस भी लड़की से शादी करता, वो लड़की इस घर में राज करती, बिल्कुल रानी की तरह जिंदगी जीती। महंगे कपड़े, साड़ियाँ, जेवर में उसके लिए सब कुछ करता, उसे बिल्कुल अपने पलकों पर बिठा कर रखता। अब सबका नसीब तुम्हारी तरह थोड़ी होता है। अब तुम्हारे नसीब में लक्ष्मण है, जो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, लेकिन जो मेरे नसीब में होती तो मैं उसे रानी की तरह रखता। खैर, अब ईश्वर की जैसी मर्जी। जब ईश्वर की मर्जी होगी तब कोई ना कोई जरूर मिल ही जाएगी। रानी के मन में लालच जाग जाता है और वह बलवंत राय के कमरे में जाती है और एक बहुत अच्छी साड़ी पहन लेती है। वाकई में यह साड़ी कितनी अच्छी है। सचमुच ये काफी पैसे वाले हैं। उनकी पत्नी जो कोई भी थी, कितनी नसीब वाली थी। और यहाँ कितने अच्छे गहने हैं। काश सब कुछ मेरे पास होता। लेकिन मेरे नसीब में तो वह भिखारी लक्ष्मण ही लिखा था, जो मुझे कभी कुछ नहीं दे पाया। इन्होंने मुझे इतनी महंगी साड़ी पहनने के लिए दी, लेकिन मेरे खुद के पति ने कभी मुझे तोहफे में कुछ नहीं दिया। और यह कमरा भी कितना आलीशान है। वैसे इन सेठ जी की उम्र ज्यादा है, लेकिन अगर इतने पैसे वाला पति मिल जाए तो क्या बात होगी। थोड़ी ही देर बाद लक्ष्मण वहाँ आता है
रानी को इतनी महंगी साड़ी में देख लक्ष्मण बोलता है, रानी, ये साड़ी किसकी है? तुमने ये साड़ी कब बदली? जी, वो मेरे साड़ी पर खाना गिर गया था। वह काफी गंदी हो गई थी, इसलिए सेठ जी ने मुझे दूसरी साड़ी दी। रानी लक्ष्मण से झूठ बोलती है। बलवंत राय यह देख सोचता है, अरे वाह, यह रानी तो वाकई में मुझसे 2 कदम आगे निकली। मेरा काम तो बहुत आसान हो गया। सचमुच मानना पड़ेगा इस लड़की को। लगता है ये पूरी तरीके से मेरे जाल में फंस चुकी है। अब इसे मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, कोई बात नहीं। आपका बहुत धन्यवाद सेठ जी। मैं आपको कल ये साड़ी लाकर दे दूंगा। अरे नहीं लक्ष्मण, वैसे भी मेरे घर में साड़ी पहनने वाला कौन है? तुम इसे रानी के पास ही रहने दो। वैसे भी रानी इस साड़ी में बहुत अच्छी लग रही है। मुंह दिखाई का तोहफा ही समझ लो। और इसे भी ये साड़ी बहुत पसंद आई है, तो उसके पास ही रहने दो। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसे लौटाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है? जी मालिक, ठीक है। आपका बहुत धन्यवाद। चलो रानी, अब हम घर चलते हैं। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते चले जाते हैं। रानी सोचती है, वह सेठ जी कितने अच्छे हैं। अगर उनकी पत्नी की जगह मैं उस घर में ले लूं तो मेरे तो बहुत ठाठ होंगे। मैं बहुत ऐश और आराम की जिंदगी जीऊंगी। मुझे इस छोटे से और घटिया घर में रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी यह लक्ष्मण मुझे कभी कुछ नहीं दे पाएगा। लगती है। बलवंत राय उसे देख उसे अपने घर बुलाता है। कैसी हो रानी, और कहाँ जा रही थी? जी, वो मैं यहीं से गुजर रही थी। चक्की पर गेहूं दिया था, बस वही आटा लेने जा रही थी। लक्ष्मण भी ना, ये सारे काम उसे करने चाहिए। वह तुमसे इतने काम क्यों करवाता है? इतनी धूप में निकलोगी तो कहीं तुम्हारा रंग सांवला ना। आराम कर सकूं, ये काम तो मुझे करने ही पड़ते हैं। मेरे पति तो दिन भर खेत में काम करते हैं। घर के सारे काम तो मुझे ही देखने होते हैं। वैसे रानी, तुम बुरा ना मानो तो तुम्हें एक बात बताऊं। अगर तुम मेरी पत्नी की जगह होती तो मैं तुमसे कोई भी काम नहीं करवाता। तुम्हारे आगे नौकरों की लाइन लगा देता। तुम बस उन नौकरों पर हुक्म चलाती और वह तुम्हारा सारा काम कर देते। तुम दिन रात आराम फरमाती। तुम्हें पहली बार देखा था। खुश रखने की कोशिश की। आज तक उन्होंने मुझे एक कर मिलने लगते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं। वह तुमसे काफी अच्छे और पैसे वाले हैं। तुम अपनी औकात देखो और उनकी औकात देखो। क्या तो बचपन से सपना था किसी बड़े घर में मेरी शादी हो, लेकिन पता नहीं मेरे चाचा ने तो मैच क्या देखा जो तुम्हारे पल्ले बांध दिया। मैं तो तुमसे शादी करके पछता रही हूँ। मुझे तुमसे पीछा छुड़ाना है। सुन लो, मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ और तुमसे छुटकारा चाहती हूँ ताकि मैं अपनी मन मर्जी कर सकूं। मैं इस बंधन में और नहीं रहना चाहती। तुम जैसी जिंदगी मुझे दे रहे हो, मुझे वह जिंदगी नहीं चाहिए। मुझे आजाद कर दो। लक्ष्मण सारी बातें समझ जाता है कि बलवंत राय और रानी उसे धोखा दे रहे हैं। उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है। उसके पैरों तले मानो जमीन खिसक जाती है। तो मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा है और बात इतनी आगे पहुंच गई कि तुम मुझे तलाक देना चाहती हो। अपनी उम्र देखो रानी, और उस सेठ की उम्र देखो। तुम और वो सेठ, छी, मुझे तो सोचते हुए भी शर्म आती है। तुम दोनों के दिमाग में इतनी घटिया बात आई कैसे? मुझे सिर्फ पैसों से मतलब है, उम्र से नहीं। भले ही उनकी उम्र मुझे कहीं ज्यादा है, लेकिन उनके पास तुमसे कहीं ज्यादा धन दौलत जो तुम मर भी जाओ ना तो भी नहीं दे सकते। मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया। मैंने फैसला कर लिया है। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तुम चाहे कुछ भी कर लो। इस तरह से टूट जाता है। रानी उसकी एक नहीं सुनती। लक्ष्मण बाहर चला जाता है और सोचता है, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि सेठ जी और रानी ऐसा कुछ करेंगे। ए भगवान, इतना बड़ा दुख देने से पहले तूने मुझे मार क्यों नहीं दिया? अगर यह मेरी कोई परीक्षा है तो मुझे शक्ति दे कि मैं परीक्षा से लड़ सकूं। और अगर यह मेरे भले के लिए हो रहा है तो मुझे वो भलाई देखने की क्षमता दे। मैं जानता हूँ आप जो भी करते हैं वह भले के लिए होता है। और अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे क्षमा कर दे। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दे। मैं अब उस घर में नहीं लौट सकता। कल को यह बात गांव में पता चली तो लोग मेरे मुंह पर थूकेंगे। मेरे बारे में क्या बात करेंगे? मैं लोगों के ताने नहीं सुन सकता। इससे अच्छा मैं अब दोबारा उस घर में नहीं जाऊंगा। वैसे भी रानी ने तो मुझे ठुकरा ही दिया है। उसे मुझसे ज्यादा पैसे से प्यार है। अब मैं इस घर में और इस गांव में और नहीं रह सकता। मुझे यहाँ से कहीं दूर जाना होगा। ऐसा कहकर लक्ष्मण उसे गांव को छोड़कर चला जाता है। बहुत दूर जाने के बाद वह बहुत थक जाता है और लोगों से मदद मांगता है। उसकी कोई भी मदद नहीं करता। लक्ष्मण एक जगह जाकर बैठ जाता है। वह देखता है कि वहाँ एक गाय होती है जिसके पैर में चोट लगी होती है। हे भगवान, इसे तो चोट लगी है, शायद इसीलिए चल नहीं पा रही। एक काम करता हूँ, इसकी चोट पर पट्टी बांध देता हूँ। लक्ष्मण उस गाय के पैर पर पट्टी बांध देता है। तुम यहीं रुको, मैं कहीं पानी मिले तो देखता हूँ। लक्ष्मण उस गांव में कुएं की तलाश करता है और फिर लक्ष्मण को एक कुआं मिल जाता है।
और वह पानी लाकर उसे पानी पिलाता है और खुद भी पेट भरकर पानी पीता है। अब अच्छा लग रहा है, थोड़ा सुकून महसूस हो रहा है। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर तुम्हारे पास ही बैठ जाता हूँ। तुम्हारा मालिक आता ही होगा, वह भी तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहा होगा। तुम बस थोड़ी देर इंतजार कर लो। तभी वहाँ पर 2 आदमी आते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं, यह देखो, गाय तो यहाँ है। कौन है तू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सेठ जी की गाय चुराने की? तुम्हें सेठ जी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, चलो हमारे साथ। तुम लोग क्या कह रहे हो? मैंने कोई गाय नहीं चुराई, इसे तो चोट लगी थी। मैं तो बस इसे पानी पिला रहा था और इसके मालिक का इंतजार कर रहा था। मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। वह तो हमारे सेठ जी ही तय करेंगे, तुम चुपचाप चलो हमारे साथ। वो दोनों आदमी लक्ष्मण को अपने साथ लेकर जाते हैं और सेठ से कहते हैं, सेठ जी, इसने आपकी गाय चुराई है। हम दोनों ने इसे ढूंढा है और आपकी गाय भी ढूंढ कर लेकर आए हैं। क्या बात कर रहे हो लड़के? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने हमारी गाय चुराई? तुम जानते भी हो हम कौन हैं। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। सेठ जी, मैं बहुत गरीब और साधारण आदमी हूँ। मैं और चोरी बिल्कुल भी नहीं। इन दोनों को गलत फहमी हुई है। दरअसल आपके गाय को चोट लगी थी, इसलिए वह चल नहीं पा रही थी। मैंने आपके गाय को नहीं चुराया है, मैंने तो उसकी चोट पर मरहम पट्टी लगाई और उसे पानी भी पिलाया, क्योंकि गाय बहुत कड़ी धूप में वहाँ बैठी थी। मैंने गाय नहीं चुराई, मेरा यकीन कीजिए। सेठ गाय को जाकर देखते हैं तो उसे सचमुच उसके पैर पर पट्टी बंधी हुई दिखाई देती है। सेठ जी सारी बातें समझ जाते हैं और बोलते हैं, तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। माफ करना, मेरे आदमियों से गलती हो गई। और तुम दोनों, तुम मुझे पूरी बात नहीं बता सकते थे। पहले पूरी बात का पता लगाया करो, उसके बाद ही किसी पर इल्जाम लगाया करो। जानबूझकर तुमने इस निर्दोष आदमी पर इल्जाम लगा दिया। आज तुम्हारी वजह से हम एक निर्दोष आदमी को सजा देने जा रहे थे। तुम दोनों की तो मैं बाद में खबर लेता हूँ। इसने एक जानवर की मदद की है, उसने हमारी गाय के पैर पर पट्टी बांधी और उसे पानी भी पिलाया। सचमुच नौजवान, इसके लिए हम तुम्हारा धन्यवाद करते हैं और माफी भी मांगते हैं। कोई बात नहीं सेठ जी, मैं चलता हूँ। अरे रुको, तुम्हारा नाम तो बताओ, कहाँ के रहने वाले हो और तुम कहाँ जा रहे हो? जी सेठ जी, मेरा नाम लक्ष्मण है और मैं कहाँ जा रहा हूँ इसका तो मुझे भी पता नहीं है। मेरा कोई ठिकाना नहीं है, पता नहीं, जहाँ ईश्वर भेजेगा वहाँ चला जाऊंगा। लक्ष्मण, कोई परेशानी है क्या? तुम हमें बता सकते हो। मैं तो कहता हूँ अभी समय भी काफी हो चुका है, तुम आज की रात यहीं रुक जाओ। नहीं सेठ जी, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। अरे इसमें तकलीफ कैसी? तुमने हमारी गाय के लिए कितना कुछ किया, ये मेरा धन्यवाद। स्वादिष्ट भोजन परोसा गया, थोड़ा सा ही खाकर बाकी का खाना बचा लेता है। लक्ष्मण, मुझे तुम्हारे बारे में जितना जानना था मैं जान गया हूँ। जो आदमी जानवरों की इतनी परवाह करता है और तो और जो आदमी अपने खाने में से थोड़ा सा निवाला खाकर उस खाने को बचाता है ताकि भविष्य में काम आ सके, उस आदमी पर आंख बंद करके यकीन कर सकता हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मेरे भरोसे को कभी नहीं तोड़ोगे। तुम आज से यहीं अब काम पर लग जाओ। मैं अशोक से कहकर तुम्हें सारा काम समझाने के लिए अपनी बातों के जाल में फंसाया है। उसने जानबूझकर यह दिखाया कि वह बहुत भरोसा है कि लक्ष्मण ऐसा कर ही नहीं सकता। तो पर इसकी ईमानदारी की पट्टी जो बंदी थी, लेकिन अब आपको पता चला कि यह कितने बड़ा धोखेबाज है। ये सारी बातें सुनकर सेठ जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और लक्ष्मण को भी बहुत बड़ा धक्का लगता है। ये हो क्या रहा है? ये हार यहाँ कैसे आया? सेठ जी, मैंने कोई हार नहीं उड़ाया, सिर्फ 2 वक्त की रोटी मांग रहा था। वह इसलिए ताकि आप इस पर यकीन कर सके और इसे आप कहते बोलते क्यों नहीं? आप चुप क्यों हो? मुझ पर यकीन कीजिए सेठ जी। मैं जा रहा हूँ सेठ जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रेमचंद को मन ही मन बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह मजबूर होता है और लक्ष्मण के बाद सेठ जी ने भी मुझे घर से निकाल दिया। जो कुछ भी होता है वह हमारे भोले के लिए ही होता है। भले ही तुम्हें अब तकलीफ हो रही है, तुम समझ नहीं पा रहे कि तुम्हारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, लेकिन हर बात के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है और वह वजह के पास एक रोटी। वह बाबा वहाँ भूखा होता है। छोड़ो, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे पास यही एक कपड़े हैं, फट जाएंगे, छोड़ो मुझे। कहाँ ले जा रहे हो? साथ आता हूँ। कहीं ये सपना तो नहीं? इतना बड़ा सोने का खजाना, ये यहाँ आया कैसे? इस खजाने का मालिक कौन है? लक्ष्मण यहाँ वहाँ ढूंढने की कोशिश करता है तो उसे उस खजाने में ही एक पत्र मिलता है जिस पर लिखा होता है कि यह तुम्हारे नसीब में था। मैं इस राज्य का राजा युधिष्ठिर हूँ, मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ, मेरे लौटने की कोई उम्मीद नहीं है। जरूर तुम ईश्वर के चुने गए नेक बंदे हो। इस खजाने का इस्तेमाल तुम जरूरतमंद की मदद करने के लिए करना, या फिर तुम्हें जरूरत हो तो इसका एक बहुत बड़ा और आलीशान मकान लेता है और उसमें रहने लगता है। करवाता है कि जिस किसी को भी जरूरत हो वह लक्ष्मण के पास जाकर मदद मांग सकते हैं। लक्ष्मण बहुत लोगों की मदद करता है, किसी को अनाज देता है तो किसी की बेटी के शादी के लिए पैसे दिया, जबकि वह कितना नेक दिल था। कहीं तुमने उस पर झूठा इल्जाम तो नहीं लगाया? सच बता, उस दिन क्या हुआ था? वह हार उसने चुराया था या तुमने? अगर तुमने अब झूठ बोलने की कोशिश की तो तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगा। डर के मारे अशोक सारी बातें बता देता है। सेठ मांगनी होगी, मुझे तब तक चैन नहीं आएगा। कोई कहो, फिक्र न करे। हो रही है वह आप है, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, शायद ईश्वर इस्तेमाल किया और जब उनका मन भर गया उन्होंने मुझसे अपना पीछा छुड़वाना चाहा। जब मैंने उसे साथ नहीं दिया, लक्ष्मण उसकी हालत देख कुछ बोल नहीं पाता। जगह भी दे रहे हैं। मैंने तो आपके साथ बहुत गलत किया। मुझे ईश्वर से कोई शिकायत नहीं है,
आज मैं जो कुछ भी हूँ ईश्वर के भरोसे हूँ। जी रहा अपने आप पता कर रहे हैं, उनका घर अच्छे से चल रहा है, वो काफी खुश है। आज कोई भूख से नहीं मर रहा, सारे लोगों के पेट आराम से भर जाते हैं।